नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शुक्रवार को दिल्ली के संसद मार्ग थाने पहुंचे, जहां उन्होंने जंतर मंतर पर सीजेपी के आंदोलन के दौरान कथित पैलेट गन इस्तेमाल मामले में कार्रवाई की जानकारी मांगी। राहुल गांधी पीड़ित साहिल लोबच के साथ डीसीपी कार्यालय पहुंचे और आरोप लगाया कि शिकायत दिए जाने के बावजूद अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें बताया कि शिकायत प्राप्त कर ली गई है और जांच अधिकारी भी नियुक्त कर दिया गया है, जबकि मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। इसके बावजूद राहुल गांधी एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। उनके समर्थन में प्रियंका गांधी, जयराम रमेश और सलमान खुर्शीद समेत कई कांग्रेसी नेता भी मौके पर पहुंचे। वहीं भाजपा नेता जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के धरने पर निशाना साधते हुए इसे सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की राजनीति करार दिया। तो नड्डा ने कहा कि यह धरना न छात्रों के लिए है और न ही न्याय के लिए, बल्कि कांग्रेस की राजनीतिक हताशा और मीडिया का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही मामले का संज्ञान ले चुका है और पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति जांच कर रही है। ऐसे में राहुल गांधी का धरना केवल राजनीतिक संदेश देने का प्रयास है। कांग्रेस का कहना है कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी, उनका आंदोलन जारी रहेगा। तो अगली खबर ग्रेटर नोएडा से सामने आ रही है। बिसरख थाना क्षेत्र के सेक्टर 1 स्थित एक फिटनेस जिम में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक जिम की दूसरी मंजिल पर अचानक आग भड़क उठी, जिसके बाद पूरे परिसर में धुआं भर गया। घटना की सूचना मिलते ही फायर सर्विस, सीएफओ गौतम बुद्ध नगर और स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। आग और धुएं के बीच जिम की छत पर 5 लोग फंस गए थे। फायर कर्मियों ने बेहद साहसिक अभियान चलाते हुए बीएस सेट पहनकर अंदर प्रवेश किया और सभी 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान क्रेन की मदद से शीशे तोड़े गए और ताकि वेंटिलेशन हो सके और धुआं बाहर निकल सके। इसके बाद 5 फायर टेंडरों की मदद से आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि शुरुआती जांच के बाद ही आग के वास्तविक कारणों की पुष्टि की जाएगी। वहीं बुलंदशहर में मौसम बदलने के साथ ही बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिले के अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड में है। पहासू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रोजाना करीब 700 मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। अस्पताल में आने वाले अधिकांश मरीज वायरल फीवर, खांसी, जुकाम, खुजली और कुत्ता काटने जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं। बढ़ती मरीजों की संख्या को देखते हुए डॉक्टरों पर भी अतिरिक्त दबाव बढ़ गया है। पहासू सीएचसी प्रभारी डॉक्टर मनोज चौधरी ने लोगों से अपील की है कि मौसम में बदलाव के दौरान विशेष सावधानी बरतें और स्वास्थ्य संबंधी किसी भी लापरवाही से बचें। उन्होंने कहा कि साफ सफाई का ध्यान रखें, पर्याप्त पानी पिएं और संतुलित खाना खाएं। डॉक्टरों का कहना है कि बदलते मौसम में संक्रमण तेजी से फैलता है, इसलिए लोगों को खान पान और व्यक्तिगत स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों से जरूरत पड़ने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेने की अपील की है। हाँ, पहले के मुकाबले मरीज बढ़े हैं। नॉर्मली फीवर के मरीज हैं, हेडेक है, जनरल बॉडी एक है और जांच में अभी किसी भी पर्टिकुलर फीवर की पुष्टि नहीं हुई है। हम जांच भी कर रहे हैं, डेंगू की भी जांच हो रही है, मलेरिया की भी हो रही है, टाइफाइड की भी हो रही है। तो जैसे ही कोई टाइफाइड के 1-2 केस आए थे तो हमने उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया तो वो ठीक हो गए। अपील यही है, अपने घर के आसपास साफ सफाई रखें, कहीं भी रुका पानी, साफ सुथरा पानी कहीं भी रुका हुआ ना हो जिसमें डेंगू मलेरिया के मच्छर पनपते हैं। वहीं गाजियाबाद के थाना बापूधाम क्षेत्र से एक विवाद का मामला सामने आया है। सेक्टर 23 के पी ब्लॉक चौराहा मार्केट में एक खाने के ऑर्डर और भुगतान को लेकर शुरू हुआ विवाद कथित तौर पर हंगामे, मारपीट और तोड़फोड़ तक पहुंच गया। आरोप है कि विवाद के बाद कुछ लोगों को मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद बाजार में तनाव का माहौल बन गया। जानकारी के मुताबिक ऋषभ तिवारी नाम के एक व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने साथियों को मौके पर बुलाया, जिसके बाद कथित तौर पर मारपीट और तोड़फोड़ की घटना शुरू हुई। बाजार में रखी टेबल और अन्य सामान को नुकसान पहुंचाने के भी आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में शुभ पाकिस्तानी नाम का भी जिक्र सामने आ रहा है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कथित तौर पर हंगामा और मारपीट की तस्वीरें दिखाई दे रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। वायरल वीडियो, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर यह पता लगाया जा रहा है कि घटना में कौन कौन शामिल था और किसकी क्या भूमिका रही। अब सभी की नज़र पुलिस के आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है। वहीं मुजफ्फरनगर में मजदूरों को कथित तौर पर बंधक बनाकर प्रताड़ित किए जाने के चर्चित मामले में तितावी पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस मामले में वांछित चल रहे आरोपी विपिन पुत्र राजवीर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी माड़ी गांव का पूर्व प्रधान है और इस पूरे प्रकरण के मुख्य आरोपी अंकित बालियान का चाचा भी बताया जा रहा है।
ये वही मामला है जिसने जिले में श्रम शोषण और मानवाधिकारों को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए थे। आरोप है कि मजदूरों को बंधक बनाकर उनसे जबरन काम करवाया जाता था और विरोध करने पर उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस के मुताबिक 19 अगस्त को दोपहर करीब 12:42 पर विपिन को मुकंदपुर झाल से करवाड़ा जाने वाले मार्ग पर हैदरनगर जंगल की पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि मामले में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के अलावा बाल श्रम अधिनियम, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम की धाराएं भी लगाई गई हैं। मामले में आगे की जांच जारी है। कुछ दिनों पहले एक घटना सामने आई थी जिसमें थाना तितावी में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें कुछ मजदूरों को बंधक बना के उनके साथ गलत काम किया जा रहा था। इसी अभियोग में एक वांछित अभियुक्त विपिन राजपूत जो गांव मांडी का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार करके आज जेल भेजने की लिए कार्रवाई करी जा रही है। वहीं मुजफ्फरनगर से एक सकारात्मक और मानवीय खबर सामने आई है, जहां चरथावल से समाजवादी पार्टी के विधायक पंकज मलिक ने एक डिलीवरी बॉय की मदद कर मिसाल पेश की है। दरअसल ब्लिंकिट कंपनी में काम करने वाले युवक विशाल का मोबाइल बरसात के दौरान पानी में गिरकर बह गया था। मोबाइल खोने के बाद युवक काफ़ी परेशान हो गया और उसने मदद के लिए नगर पालिका से भी गुहार लगाई, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। बताया जा रहा है कि मोबाइल ही उसकी रोजी रोटी का मुख्य साधन था, जिसके बिना उसे काम करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जब इस मामले की जानकारी विधायक पंकज मलिक को मिली तो उन्होंने विशाल को अपने आवास पर बुलाया और उसे एक नया मोबाइल फ़ोन भेंट किया। नया मोबाइल मिलने के बाद डिलीवरी बॉय के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। विशाल ने विधायक पंकज मलिक का आभार जताते हुए कहा कि इस मदद से उसे दोबारा अपना काम शुरू करने में आसानी होगी। विधायक पंकज मलिक ने कहा कि ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करना समाज के हर जिम्मेदार व्यक्ति का कर्तव्य है। इस पहल की स्थानीय स्तर पर भी सराहना की जा रही है। विशाल भाई की वीडियो हमने देखी, हम सारे साथी बैठे थे। बैठ करके जब इसकी आंखों में आंसू था तो हमें लगा कि आज के इस हिंदुस्तान में नौजवान व्यक्ति जिस अपना रोजगार चला रहा था, कहीं ना कहीं उसका फोन डूबने से फोन खराब हो गया बेचारे का, पानी पता नहीं मिला भी नहीं मिला फोन वो, और इनका रोजगार इनके फोन से ही था। इसीलिए हमने इनकी मदद की और बुला करके आज एक मोबाइल हम लोगों ने इन्हें गिफ्ट के तौर पे दिया है। वो सर मैं डिलीवरी लेने के लिए जा रहा था उस टाइम पे, तो मेरा फोन में लोकेशन देखते हुए जा रहा था, उस टाइम पे नीचे छूट गया था, एकदम पानी में गिर गया। तो मैं जब भी परेशान हो गया, बहुत ज्यादा परेशान हो गया, फोन ढूंढने के लिए फोन नहीं मिलता, क्योंकि ऑर्डर भी था उस टाइम पे सर, मेरा ऑर्डर लेने के लिए जा रहा था सर मैं। फिर आपने रोते हुए वीडियो वायरल हुआ, पानी में आप फोन खोज रहे थे। मेरी सर वहाँ पे वीडियो बनाई, वहाँ पे न्यूज वालों ने उन्होंने वीडियो बना के डाली। मैं नगर पालिका वालों से कहना चाहूंगा कि मेरे यहाँ पे फोन खो गया। विशाल क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? मेरे यार यहाँ पे फोन गिर गया, मैं डिलीवरी का काम कर रहा था, डिलीवरी बॉय का, तो यहाँ पे जाते हुए मेरा फोन गिर गया नीले बोर्ड के दौरे। मैं नगर पालिका से कहना चाहूंगा मेरा फोन दिलवाए, गरीब आदमी हूँ सर मैं। विशाल भाई की वीडियो। वहीं मुजफ्फरनगर नगर पालिका कन्या इंटर कॉलेज में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने छात्राओं से सीधा संवाद कर उन्हें सुरक्षा, आत्मविश्वास और जागरूकता का संदेश दिया। एसएसपी ने छात्राओं को महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों, हेल्पलाइन सेवाओं और पुलिस की ओर से उपलब्ध सहायता के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर तुरंत पुलिस से संपर्क करें। साथ ही साइबर अपराध, सोशल मीडिया के दुरुपयोग और ऑनलाइन ठगी से बचने के उपाय भी बताए। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था से जुड़े सवाल पूछे, जिनका एसएसपी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा और आत्मविश्वास के बल पर छात्राएं जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकती हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को जागरूक, आत्मनिर्भर और अपने अधिकारों के प्रति सजग बनाना रहा। देखिए, एक तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि बच्चों के बीच में जा कर के अचानक स्कूल का हम लोग थोड़ा सा उसकी क्वालिटी, बच्चों की जो शिक्षा दीक्षा चल रही है, क्या उसकी क्वालिटी है। साथ ही साथ कभी कभी जिलाधिकारी महोदय के संपर्क में भी हम लोग उससे समन्वय स्थापित करके भी तमाम स्कूल कॉलेजेस की जो पढ़ाई लिखाई की क्वालिटी है उस पर भी थोड़ा हम लोग उसका मूल्यांकन भी कर रहे हैं। साथ ही साथ बच्चों को मोटिवेशन देने में, उनको प्रेरणा देने में जो अच्छा लगता है, आप देख रहे होंगे कि डॉक्टर, इंजीनियर बनना है, किसी को IAS IPS बनना है, किसी को जो है फोटोग्राफर बनना है, तो तमाम तरह के अभिलाषाएं, उनके सब इंस्पेक्टर बनना है, इंस्पेक्टर बनना है, तमाम चीज़ें के अभिलाषाएं बच्चों के बीच में पूछने पर पता चला। तो ये इससे हम लोगों ने अभी हमारे SPRA साहब थे जो भी 2022 के बैच के IPS हैं, उन्होंने भी अपनी तमाम मोटिवेशनल बातें कही। इससे बच्चे मोटिवेट हुए, इससे बच्चे जो है प्रेरित हुए और अपने जीवन में अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और राष्ट्र निर्माण के प्रति जागरूक होंगे। इसी प्रत्याशा में, इसी राह पे चलने के लिए मैं यहाँ स्कूल नगर पालिका इंटर कॉलेज में अभी आया था। वहीं गाजियाबाद के कनावरी में जमीन के मुआवजे और अपने अधिकारों की मांग को लेकर किसानों का धरना लगातार जारी है। धरने के बीच आज
एडीएम कार्यालय के अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों से बातचीत कर उनकी मांगों को सुना। अधिकारियों ने किसानों को आश्वासन दिया कि पूरे मामले की जांच और समाधान के लिए एक कमेटी बनाई जा रही है जो सभी पक्षों की बात सुनकर अपनी रिपोर्ट देगी। किसानों का कहना है कि जिलाधिकारी की ओर से भी उनकी बात सुनने का भरोसा दिया गया है, लेकिन हाल की घटनाओं ने उनका गुस्सा और बढ़ा दिया है। किसानों का आरोप है कि एक ओर प्रशासन बातचीत के जरिए धरना खत्म कराने की कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी ओर किसानों के फार्म हाउस पर कार्रवाई की गई और बाद में कई किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। किसानों ने साफ कहा कि वो किसी भी दबाव में आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। उनका कहना है कि अगर किसानों को जेल भेजा गया तो उनके परिवार की महिलाएं धरने पर बैठेंगी और जरूरत पड़ी तो अगली पीढ़ी भी आंदोलन जारी रखेगी। किसानों ने कहा कि 22 वर्षों से वो अपनी जमीन और उचित मुआवजे के लिए संघर्ष कर रहे हैं और जब तक उनका हक नहीं मिलता तब तक धरना जारी रहेगा। ये मौखिक रूप से अभी बताया है, धरने पर बैठे हुए जो सम्मानित व्यक्ति हैं उन्होंने हमें बताया है, तो इसका मैसेज हम जिला प्रशासन तक पहुंचाएंगे। जहां तक डंपिंग ग्राउंड को जमीन देने का प्रश्न है वो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद के अंडर में आता है, उस पे वही कोई निर्णय ले पाएंगे। और प्रशासनिक अधिकारी सुबह एडीएम साहब का फोन आया था कि मैं चूंकि आज व्यस्तता है लेकिन फिर भी अगर आप कहेंगे तो मैं शाम को या दोपहर में कोई टाइम निकाल करके आ जाऊंगा, आप धरना उठा लीजिए। तो हमने कहा कि साहब हमने कहा साहब आप किसी को भेज दीजिए, कोई ऐसी अर्जेंसी नहीं है। अगर मीटिंग चल रही है हरनंदीपुरम को लेकर के तो आप। तो कनावनी में किसानों का धरना लगातार जारी है। एडीएम अधिकारियों ने किसानों से वार्ता की है, कमेटी बनाकर मांगों पर विचार का आश्वासन भी यहां पर दिया गया है। तो कनावनी में किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है और अपनी मांगों को लेकर किसान लगातार धरना देते हुए नजर आ रहे हैं। तो किसानों ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक उनका धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा और वो किसी भी दबाव में आकर ये धरना खत्म नहीं करेंगे। तो किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है और किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक उनका धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। किसानों से लगातार धरना प्रदर्शन खत्म करने की अपील भी की जा रही थी। तो किसानों ने साफ कर दिया है कि मुआवजे को लेकर जो उनकी मांगे हैं उन पर जल्द विचार करना चाहिए और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक उनका धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। तो एडीएम अधिकारियों ने किसानों से बातचीत भी की है, आश्वासन भी दिया गया है। अब किसान साफ तौर पर ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक वो इसी तरह से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। तो लगातार किसानों का धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? लगातार किसानों का धरना प्रदर्शन मुआवजे की मांग को लेकर जारी है। ग्राम कनावनी में किसानों का धरने का आज 8वां दिन था। सोमवार तक आंदोलन और भी बड़ा हो सकता है। जमीन की मांग को लेकर किसानों का धरना आज 8वें दिन भी जारी रहा। किसान लगातार धरना स्थल पर डटे हुए हैं और उनका कहना है कि पिछले 22 सालों से अपनी जमीन की हक और उचित मुआवजे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। किसानों को अब पीछे हटने का प्रयास कराया जा रहा है। किसानों का आरोप है कि एक तरफ उनकी मांगों का समाधान नहीं किया जा रहा है तो दूसरी तरफ कार्रवाई का दबाव बनाया जा रहा है। किसानों के मुताबिक इसी दौरान जीडीए की ओर से एक किसान के फार्म हाउस पर कार्रवाई करते हुए बाउंड्री तोड़ी गई, जिसके बाद किसानों में खासा आक्रोश देखने को मिला। किसानों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई, नामदर्ज, और कहीं न कहीं इस बात को लेकर किसानों में गुस्सा बढ़ गया है। किसानों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उन्हें जेल भेजा जाता है तो उनके परिवार और महिला धरना, और आगे अगर महिलाओं को भी जेल भेजा गया तो बच्चे,
लेकिन आंदोलन खत्म नहीं होगा। किसानों का कहना है कि वो झुकेंगे नहीं, ना पीछे हटेंगे और ना ही अपने धरना खत्म करेंगे। किसानों ने अब सोमवार तक का समय दिया है। उनका कहना है कि अगर सोमवार तक उनकी मांगों को लेकर कोई ठोस बातचीत और सहमति बनती है तो आंदोलन को लेकर बड़ा रूप भी दिया जा सकता है। किसानों ने कहा है कि अब उन्हें धरने पर गैर राजनीतिक और विपक्ष के तमाम नेताओं को भी अब इस धरने में समर्थन देने के लिए वो स्वागत कर सकते हैं और राजनीतिक दल के तमाम नेताओं से भी अब बात बन सकती है। सामाजिक संगठनों के भी संपर्क में है और तमाम आंदोलन और विकराल रूप ले सकते हैं। जब तक उन्हें उनकी जमीन का उचित मुआवजा और पूरा हक नहीं मिलता, उनका संघर्ष जारी रहेगा। वहीं अगर अजीत बात की जाए जिस तरीके से किसानों का ये धरना प्रदर्शन है और किसान लगातार ये कह रहे हैं कि मुआवजे की मांग किसानों की तरफ से लगातार की जा रही है, एडीएम अधिकारियों ने भी किसानों से वार्ता की है, क्या इस वार्ता का कोई सकारात्मक पहलू निकलकर सामने आया है? जी देखिए, बिल्कुल आपको स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ कि 2 दिन पहले डीएम की यहाँ वार्ता हुई थी जो कि विफल साबित रही है। फिलहाल अभी किसी भी पर बात नहीं बन पाई है किसानों के बीच में, मगर किसानों के खिलाफ सोमवार तक किया गया है, जिसके बाद किसान अब धरने को एक बड़ा रूप देने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए अजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं किसान और उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता तब तक इसी तरह से धरना प्रदर्शन वो करते रहेंगे। वहीं नोएडा के सेक्टर 3 में अवैध पार्किंग के खिलाफ नोएडा प्राधिकरण ने बड़ा अभियान चलाया। सड़क किनारे अवैध रूप से खड़ी गाड़ियों के कारण लगातार लगने वाले जाम और यातायात बाधित होने की शिकायतों के बाद प्राधिकरण की टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए कई वाहनों को हटवाया। प्राधिकरण अधिकारियों का कहना है कि सड़क किनारे बेतरतीब तरीके से खड़े वाहनों की वजह से आम लोगों, कर्मचारियों और व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अभियान के दौरान टीम ने सड़क पर खड़े वाहनों को हटाने के साथ वाहन चालकों को भी नियमों का पालन करने की चेतावनी दी। वहीं गाजियाबाद के छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। घंटाघर स्थित कंपनी बाग की पुरानी नगर निगम लाइब्रेरी को आधुनिक सुविधाओं के साथ हाईटेक रूप दे दिया गया है और इसे आम जनता के लिए खोल भी दिया गया है। नई लाइब्रेरी में विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए शांत, सुरक्षित और आधुनिक वातावरण उपलब्ध कराया गया है। यहाँ आधुनिक स्टडी डेस्क, रोलिंग चेयर, सॉफ्ट लाइटिंग और प्रत्येक डेस्क पर पावर पॉइंट की सुविधा दी गई है। इसके साथ ही हाई स्पीड वाईफाई, कंप्यूटर लैब और ई रिसोर्सेज की व्यवस्था भी की गई है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए विभिन्न परीक्षाओं से जुड़ी पुस्तकों का संग्रह भी उपलब्ध कराया जा रहा है। पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे, रिसेप्शन, शौचालय और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। नगर आयुक्त विक्रमादित्य मलिक ने बताया कि इस लाइब्रेरी का आधुनिकीकरण CSR के माध्यम से किया गया है और अगले 2 सप्ताह में शेष कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा। हमारी कंपनी बाग में बहुत पुरानी एक लाइब्रेरी थी जो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थी, धीरे धीरे डिप्रिशिएट हो गई थी, डिटीरियोरेट हो गई थी। लेकिन ये लोकेशन बहुत अच्छी है, यहाँ आसपास कॉलेजेस भी हैं, यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पढ़ाई करने वाले बच्चे भी आते हैं। एक पार्क के बीच में लाइब्रेरी है तो वातावरण भी बहुत अच्छा है यहाँ का। इसको देखते हुए हमने कंप्लीट जन सहयोग से, एक भी सरकारी पैसा इसमें नहीं लगा है, हमने इस लाइब्रेरी का इस पॉइंट ऑफ व्यू से निर्माण कराया कि बहुत सारी, अगर आप देखेंगे तो नेचुरल लाइटिंग है, ये खिड़कियां बढ़वाई हमने, आधुनिक टेबल्स को वर्किंग स्पेस की तरह, पढ़ाई की तरह लगाया, बुक। वहीं नोएडा NCR में गुरुवार को मौसम ने अचानक से करवट ली और कई इलाकों में झमाझम बारिश शुरू हो गई। पिछले कई दिनों से उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को बारिश ने बड़ी राहत दी है। बारिश शुरू होते ही मौसम सुहाना हो गया और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। लगातार बढ़ रही गर्मी और उमस के कारण बच्चे, बुजुर्ग और नौकरी पेशा लोग खासे परेशान थे, लेकिन बारिश के बाद लोगों के चेहरों पर राहत दिखाई दी। कई जगह लोग बारिश का आनंद लेते नजर आए। मौसम विभाग ने पहले भी क्षेत्र में बारिश की संभावना जताई थी। बारिश के चलते सड़कों पर आवाजाही कर रहे लोगों को जहां थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, वहीं गर्मी से राहत मिलने पर लोगों ने इसे राहत भरी बारिश बताया। फिलहाल नोएडा और आसपास के इलाकों में मौसम खुशनुमा बना हुआ है और लोग सुहाने मौसम का मजे ले रहे हैं। वहीं गाजियाबाद के लोनी स्थित ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र में शराब पीने के दौरान हुए विवाद ने एक व्यक्ति की जान ले ली। गड़ी कटैया अंडरपास के पास स्थित कचौड़ी ब्रेड पकौड़ी की दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी दिलीप कुमार की कथित तौर पर पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार करीब 50 वर्षीय दिलीप कुमार पिछले 15 दिनों से दुकान पर काम कर रहे थे। बुधवार देर रात दुकान बंद होने के बाद दिलीप और उसके साथी कर्मचारी नरेंद्र शराब पी रहे थे। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और विवाद बढ़ गया। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर नरेंद्र ने डंडे से दिलीप पर हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया।
रात करीब 3 बजे दुकान मालिक को घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद घायल दिलीप को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। टोनिका सिटी में दिलीप और नरेंद्र नाम के दो लोग एक गढ़ी कटैया अंडरपास है, उसके नीचे पकौड़ा बेचने का काम करते थे और दुकान बंद करने के उपरांत ये दोनों लोग आपस में बैठकर शराब पिए और उसी में कहा सुनी इनकी हुई, मारपीट हुई, जिसमें दिलीप घायल हो गया। वहीं शामली के थाना भवन क्षेत्र में दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो पिकअप दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गोगवान के पास अचानक टायर फटने से वाहन अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया, जिससे उसमें सवार 9 श्रद्धालु घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। जानकारी के अनुसार हरिद्वार के दौलतपुर गांव से करीब 17 श्रद्धालु राजस्थान के बागड़ स्थित धार्मिक स्थल के दर्शनों के लिए जा रहे थे। इसी दौरान गोगवान के पास वाहन का टायर फट गया और चालक नियंत्रण खो बैठा। दुर्घटना में शुभम गिरी, भूरा गिरी, कृष्णा गिरी, सुमित गिरी, कविता, प्रीति, सुमन और 2 बच्चे घायल हो गए। सूचना मिलते ही बाबरी पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को थाना भवन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल प्रीति को मेडिकल कॉलेज सहारनपुर रेफर कर दिया, जबकि अन्य घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में किया गया। पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहन को हटवाकर यातायात को सुचारू कराया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई और बड़ा हादसा टल गया। बागड़ यात्रा जा रही थी, ये जा रही थी दौलतपुर हरिद्वार से बागड़ राजस्थान के लिए, और हमारी गाड़ी का रास्ते में टायर फटक गया शामली के पास आके और गाड़ी उस कारण पलटी। पलटने के बाद सभी लोग जितने थे सारे घायल हैं। 15 लोग थे, 15 के 15 बागड़ यात्रा जा रही थी। वहीं मुजफ्फरनगर के खतौली कस्बे में दिन दहाड़े ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की वारदात से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार कारोबारी प्रिंस आजाद अपनी दुकान आरोही ज्वेलर्स को कुछ समय के लिए बंद कर खाना खाने घर गए थे। इस दौरान एक अज्ञात शातिर चोर दुकान में घुस गया और गले में रखी नकदी के साथ सोने चांदी के आभूषण चोरी कर फरार हो गया। पीड़ित व्यापारी के मुताबिक चोर गले से करीब 1,30,000 रुपए की नकदी और अन्य कीमती सामान समेत कुल लगभग 3,02,000 रुपए का माल चोरी कर ले गया। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें संदिग्ध चोर की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। कल की बात है, लगभग 2:30 बजे मैं खाना खाने गया था। दुकान के बाहर बोर्ड लगा रखा था और जब मैं आया तो मुझे सूचना आने से पहले सूचना मिल गई थी, फोन आ गया था मेरे पास कि तुम्हारी दुकान में कोई बढ़ रहा है। तुरंत मैंने रिकॉर्डिंग देखी तो कोई बड़ा हुआ था यहाँ पे, पैसे अपनी जेब में भर रहा था। तुरंत मैंने जो है बराबर वाले को इन्फॉर्म करा और जब तक वो आया वो आदमी जा चुका था। वहीं गाजियाबाद के अंकुर विहार थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश एक युवक की मौत का कारण बन गई। डीएलएफ गगन विहार इलाके में बुधवार शाम हुई मारपीट की घटना में गंभीर रूप से घायल युवक सोनू की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि 3 अज्ञात लोगों ने सोनू के साथ मारपीट की और उसका सिर बिजली के खंभे से टकरा दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद परिजन उसे दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां रात करीब 11 बजे डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही अंकुर विहार पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। कल 19/8/2026 को थाना अंकुर विहार में एक चौकी है डीएलएफ, वहाँ एक कॉलोनी है गगन विहार। सूचना मिली कि एक व्यक्ति के साथ कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की। मारपीट के दौरान एक बिजली का पोल था, उसमें उसका सिर लग गया और चोट लग गई और उसे उपचार के लिए जो है राजीव गांधी। वहीं गाजियाबाद के इंद्रापुरम थाना क्षेत्र स्थित नीति खंड इलाके में अंग्रेजी शराब के ठेके के बाहर खुलेआम शराबखोरी और मारपीट का मामला सामने आया है। ठेके के बाहर 2 पक्षों के बीच हुए विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप के पास स्थित इस शराब ठेके के आसपास अक्सर शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है और खुलेआम शराब पी जाती है। इसी दौरान किसी बात को लेकर 2 पक्षों के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। वायरल वीडियो में दोनों पक्ष एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते नजर आ रहे हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर किसी तरह मामला शांत कराया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शराब के ठेके के बाहर होने वाली ऐसी गतिविधियों को लेकर कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। वहीं ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र में जनसेवा केंद्र से 80,000 रुपए की लूट के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। हैरानी की बात यह है कि जिस हथियार के दम पर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था वो असली पिस्टल नहीं बल्कि लाइटर के आकार की नकली पिस्टल थी। पुलिस के अनुसार 13 अगस्त को ग्राम मलकपुर स्थित एक जनसेवा केंद्र पर 2 नकाबपोश बदमाश पहुंचे और वहां मौजूद कर्मचारी को डराकर गले में रखे 80,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद सूरजपुर
पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से जांच शुरू की। पुलिस ने मुख्य आरोपी ओमकार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 46,250 रुपए नगद और वारदात में इस्तेमाल की गई स्प्लेंडर बाइक और लाइटर नुमा पिस्टल भी बरामद कर ली है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने पहले जनसेवा केंद्र में नकदी देखी थी, जिसके बाद अपने साथी मोनू के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर चोरी, आर्म्स एक्ट और आबकारी अधिनियम समेत कई गंभीर मुकदमे पहले से दर्ज हैं और फरार आरोपी की तलाश जारी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।